ओके, तो मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च पे आके ट्रेड करते हुए और करीब 23,730, तो वो थ्रेशोल्ड पॉइंट जो था जैसे ही निकला वो 23,600 वहाँ से 150 अंकों की मजबूती। निफ्टी बैंक जैसे ही 50,610 की ट्रेजेक्ट्री को पार किया, नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट वहाँ से 300 अंकों का पुल बैक दे चुका है। आशीष, आपका टेक इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया और जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग देखने मिल रही है वो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अब इन लेवल्स पे आज के लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है जिनके पास भी लॉन्ग है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है अभी तक स्टार्टिंग 1.5 घंटे के ट्रेड में। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आया है। 23,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर जिस हिसाब का मोमेंटम बना हुआ है और अगर ये कल कंटिन्यू रहता है तो शायद वापस 23,900 तक का जोन निफ्टी में देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और बैंक निफ्टी में हमारी अभी भी डिप है। कोई सलाह है कि कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा देखने मिल रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 50,550 का एक स्टॉप लॉस रखे। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में शायद जो मोमेंटम बन रहा है उस हिसाब से 51,400 तक का मोमेंटम इसमें प्राइस देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय मेजर इंडाइसेस पर। गुड मॉर्निंग आशीष सर। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ कॉलर्स के सवाल। सबसे पहले जो कॉलर है वो हमारे साथ इंडिया से नहीं बल्कि न्यूजीलैंड से जुड़े हैं, पंकज पांडे जी। गुड मॉर्निंग पंकज जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। मैडम मेरा सवाल है, कैनरा बैंक मैंने लिया है 5,120 पे। मैं 3 साल तक रुक सकता हूँ, 2.5 साल 3 साल तक, तो क्या रहेगा फ्यूचर उसका? और वीरू जी को मेरा नमस्कार कहिए। मैं वीरू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, जब वो जी बिजनेस में तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ये खास वीरू जी को बोलिए। जी डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और क्वांटिटी है 5,000 एंड खरीदारी का भाव इज 120 रुपीज, बट द करंट मार्केट प्राइस इज एट 100 रुपीज। बट जो अभी स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है करीब करीब 3% ऊपर। आशीष सर, क्या लग रहा है 3 साल में क्या नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं कैनरा के अंदर? देखिए, सारे पीएसयूज में एक अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, इनके नंबर्स काफी अच्छे आए इन पीएसयूज में। और जिस हिसाब से अब वापस क्वार्टर इनमें ग्रोथ देखने मिल रही है वो काफी अच्छी लग रही है। स्टॉक जरूर अभी प्रेशर में है। रिसेंट जो हाइस थे इसके 122 के, वहां से काफी गिरावट देखने मिली है और एक फॉलिंग चैनल में चल रहा है। इसका ब्रेकआउट जो आएगा वो 105 के अगर ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और 115 तक का फिर 40 में देखने मिल सकता है। तो अभी तो एक क्रूशियल जोन पर आ चुका है वापस। एक रेजिस्टेंस एरिया 20 डेमा वहां पे अप्रोच कर रहा है। 100 का जो इसका 100 और 101 का जो जोन है एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आज इन लेवल्स पे सस्टेन करता है और कंफर्टेबली रहता है तो शायद 105 का फर्स्ट टारगेट देखने मिलेगा। और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें बड़े टारगेट्स खुलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इन्हें। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए इसमें, सिंस इनका होराइजन लंबा है, तो 95 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें। और इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं 115 तक के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय कैनरा बैंक पर। 95 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और इमीडिएट टारगेट बता दिया है, तो बेसिकली होल्ड की सलाह है। आगे बढ़ते हैं और अगले जो मेहमान है, कॉलर है, वो जुड़े हैं हमारे साथ गाजियाबाद से, संजीव जी। गुड मॉर्निंग संजीव जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरा सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं 1,357 रुपए के प्राइस पर। ये आफ्टर एडजस्टमेंट प्राइस है बोनस के बाद। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा 6 महीने का वीडियो है, आपकी राय जानना चाहता हूँ। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल है और खबरों के दम पे आज शेयर के अंदर अच्छी खासी 1.5% की हमें ऑलरेडी रैली तो देखने को मिल गई है और ये जो भाव है वो पहुंच गया है 1277, लेकिन स्टिल जो बाइंग प्राइस है उससे कहीं ना कहीं ये लगभग 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। बहिती सर, ओवर टू यू, व्हाट शुड वी डू? कंचन जी, जनरली अगर थोड़ा सा वेल्थ बनाना है तो जो अच्छे स्टॉक्स है और वो गिर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी हमारी। तो रिलायंस वापस एक अच्छे प्राइस पे अब अवेलेबल हो गया है। 1200-1250 से लेके जो इसका 1280 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक शायद इसमें देखने मिल सकता है। अब आप देखिए न्यूज फ्लोज भी पॉजिटिव आने चालू हो रहे हैं स्टॉक में।
तो यहाँ पे ये शायद थोड़ी पोजीशन ऐड कर सकते हैं और बने रहे इस पोजीशन में। स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 1250 के करीब का स्टिल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसका जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 1330 के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके तो इसी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन आपको बता दें कि जो इस नेटवर्क की ओन कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, उसी के बाद कहीं निवेश या फिर ट्रेड करें। मूविंग फॉरवर्ड, अगले मेहमान इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र जी। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास साइंड के शेयर हैं 47 शेयर है मेरे पास 2177 के भाव पे। तो इसमें मैं एक राय जानना चाहूंगा कि क्या राय रहेगा मेरे लिए, इसको लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ओके लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लेकिन ईयर टू डेट का चार्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपने वीकर साइड में है, बट आज शेयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2% का एक अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। वहीती सर, क्या ये भी स्ट्रक्चरली और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से आपने रिलायंस का नजरिया बताया था वैसा ही लग रहा है? जी, मिड कैप आईटी में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वापस, और साइंड ने अभी जब साइंड डीएलएम की इनकी एक एग्जिट की थी थोड़ी, तो एक अच्छा मोमेंटम वापस 2100 2150 तक का जोन बना था और वापस वहां से थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है। इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन बने रहे हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमें लग रहा है इसमें एक क्वार्टर के अंदर अंदर वापस इसमें 2100 2150 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो 3 महीने में अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है, क्योंकि मिड कैप आईटी में मोमेंटम सब में अब बन रहा है और एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। 1750 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और फर्स्ट जो टारगेट इसके देख रहे हैं 1950, और अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 2100 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाए रखें। ओके तो ये थी राय साइंट पे। जुड़ते हैं नेक्स्ट कॉलर के साथ वापी से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार मनोज जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम नमस्कार। मैडम मेरे पास एनसीसी लिमिटेड के 100 शेयर है 319 के रेट से 5 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके 364 का इसका 52 हफ्ते का हाई है और 283 पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं मनोज जी। वहीती सर, 6 महीने में क्या लग रहा है आपको? 314, 15, 320 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कंचन जी बोलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है और एक वन वे रैली हमने देखा था 72 जो सितंबर 22 से इसमें वन वे रैली देखने मिली थी 350 तक के जोन की। अब इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है और स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है। आज जरूर इसमें थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन अभी तक वो रिकवरी सस्टेन करेगी और उसमें वापस कंटिन्यूएशन आएगा। वो जब ये 290 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी इसमें बोल सकते हैं कि वापस एक रैली रिज्यूम हो रही है। अभी के लिए इसमें प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। फर्स्ट डे आज थोड़ी सी रिकवरी का है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने के लिए सलाह रहेगी इनको, जो कि 270 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करें। ओके तो ये थी राय एनसीसी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं संदीप जी। नमस्कार संदीप जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैम मेरे पास ऑनवर्ड टेक शेयर है, ऑनवर्ड टेक आईटी के, और 350 में परचेज किए हुए हैं। वो अभी मेरे को होल्डिंग करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए, उसका जानना था। ओके टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं सर आप? 2 साल तक। 2 साल का, ठीक है। टाइम फ्रेम 2 साल का है, माय बैड। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी वही थी सर 52 हफ्ते के, उससे ये तो 50% करेक्ट हो गया है ऑलरेडी। 309 पे ये ट्रेड कर रहा है और खरीदारी जो की गई है वो 350 पे की गई है। क्या लग रहा है 2 साल में 52 हफ्ते का हाई वापस से ये टच कर पाएगा? कंचन जी काफी प्रेशर है। जहां हम देख रहे हैं मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे इंक्लूडिंग इवन प्रमोटर्स की भी एग्जिट देखने मिल रही है मुझे तो। और जिस हिसाब से अगर प्रमोटर होल्डिंग भी अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 38% के करीब से नीचे जा चुकी है। और वही चार्ट पे भी देखने मिल रहा है, चार्ट पे भी प्रेशर काफी बना हुआ है, कोई रिस्पाइट नहीं है और कोई भी पुल बैक इसमें देखने नहीं मिल रहा है।
तो हमारी सलाह रहेगी या तो इसमें अभी लॉस बुक कर ले या कोई पुलबैक में इसमें से एग्जिट करें। ओके, तो ये थी राय ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और बिहार से कुणाल जी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। आज मेरा सवाल लेने के लिए मैम, मेरे पास जी सर, क्या सवाल है? मैम मेरे पास नेक्टर लाइफ साइंस का 1200 शेयर है और उसका एवरेज प्राइस है 51 रुपीज मैम। मैं लिया तो था स्विंग ट्रेडिंग के दिन से, लेकिन अब जब उसमें फंस गए हैं तो बस ये जानना है कि क्या ये रिकवरी हो पाएगा। राइट, तो काफ़ी छोटा काउंटर है, 35 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बहेती सर, क्या सलाह देना चाहेंगे? स्टॉक की मैं आपसे बाद में जानकारी लूंगी, उससे पहले मैं इस तरीके के ट्रेड के लिए सलाह लेना चाहूंगी कि क्या आप बोलना चाहेंगे? जी कंचन जी, अवॉइड करने की सलाह रहेगी ऐसे ट्रेड्स के लिए स्पेसिफिकली जहाँ पे एक तो मार्केट कैप छोटा है और उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि बी कैटेगरी में, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है, तो 5% के सर्किट लिमिट पे है। और जहाँ हम आज देख रहे हैं कि मार्केट में रिकवरी है, इतनी अच्छी मोमेंटम बन रही है, इसमें अभी भी 2% की गिरावट है। तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा पुल बैक मुश्किल हो जाता है। और जिस हिसाब से अभी ये वापस 5% के लोअर सर्किट पे, और अगर आप देखेंगे 4 नवंबर से इसमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट्स लग रहे थे, तो हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करें। राइट, तो इस काउंटर से थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की सलाह है और अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्ट पैसे अपने करके चल सकते हैं। और स्पेसिफिकली नेक्टर के अंदर क्या इस टाइम पे आपको करना चाहिए, इट्स टोटली अवॉइड। आगे बढ़ते हैं और नाशुक से श्रीकांत जी जुड़े हैं। नमस्कार श्रीकांत जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। NHPC @98 मेरे पास 1000 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म व्यू चाहता हूँ मैं। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 1000 शेयर्स ऑफ NHPC और बाइंग प्राइस इज 98 रुपीज, बट इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 80 रुपीज। 18 रुपए का इस टाइम पे घाटा हमें दिखाई दे रहा है NHPC के अंदर। बहेती सर, ओवर टू यू। जी कंचन जी, देखिए घाटा जरूर है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था ये स्टॉक और वापस हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ देखने मिल सकता है। जैसे आज हम देख रहे हैं सारे गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में एक अपवर्ड रैली चालू हुई है और इसमें NHPC में भी हमको लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 85 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। अगर 85-87 का जो जोन है वो क्रॉस करता है तो एक बार वापस चार्ट चेक करवा ले इसका, क्योंकि वो एक जोन है जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा इसके लिए। अभी एक सपोर्ट के पास खड़ा है, तो 77 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और इमीडिएट टारगेट जो 85 के लिए पोजीशन को बने रहे। ओके, तो ये थी राय NHPC के ऊपर, लेकिन ये वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप जाइएगा कहीं नहीं, CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए और अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजते रहिए। वापस से मुलाकात होगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मार्केट में आज अच्छी खासी चाल हमें देखने को मिल रही है। मिड वीकेंड आ गया है और मिड वीकेंड का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं बाजार में भी हमें जायज तौर पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो 1.25% की मजबूती के साथ निफ्टी 23,719 पे ट्रेड कर रहा है। BSE के अगर 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी केवल 2 ही शेयर्स ऐसे हैं जो लाल निशान पे ट्रेड कर रहे हैं, बाकी के सारे शेयर्स आज हरे निशान पे कारोबार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डायरेक्टली कॉलर्स की तरफ। अगले कॉलर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं सुशील भट्ट जी। गुड मॉर्निंग सुशील जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 2 शेयर हैं। BPCL के हैं 1300 शेयर @350 और LNT है 150 शेयर @3480। टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? मैम 2 to 5 ईयर। ओके,
सर सबसे पहले मुझे बताइए, जब आपने BPCL के अंदर खरीदारी की थी तो किसी की सलाह ली थी या अपनी ही सलाह थी आपकी है? नहीं, मैं BPCL का चार्ट देख रहा था, वो एक्चुअल में डिविडेंड और बोनस शेयर ज़्यादा पिछले 10 साल का दिखा था, इसलिए मैंने लिया था। मैंने 300 पे एक बार लिया था, 360 पे मैं निकल गया था। मैंने इसको दोबारा जब 376 पे गया था तो 360 पे फिर से बाई किया था, क्योंकि उसमें मैं रिकमेंडेशन थी कि ये 400 अराउंड जाएगा, तो मैंने लेके डाल दिया था। जी ठीक है, ओके। तो सबसे पहले BPCL पे ही सलाह लेते हैं बहेती सर की। बहेती सर, 295, 350 की खरीदारी, 52 हफ्ते का हाई देखा जाए तो वो भी 375 के आसपास है। 400 तक आपको दिखाई दे रहा है ये नियर टर्म में? कंचन जी, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 400 तक का ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अभी, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस काफी बना हुआ है और सप्लाई हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली आ रहा है। अक्टूबर में से जो इसमें गिरावट चालू हुई है, वन वे फॉल थी और कोई भी पुल बैक इसका 20 डेमा को भी सरपास नहीं कर पाया। स्टॉक इनफैक्ट इतना इसमें सेलिंग प्रेशर है कि 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है और 200 डेमा भी जो इसका है वो 310 के ऊपर प्लेस्ड है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आया हुआ है। जो सपोर्ट एरिया है इसका 285 से 290 का जोन है, वहां पे इसने बेस बनाया। इस बार भी जो अटेम्प्ट किया था 290 तक गिरावट देखने मिली थी इसमें, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। 285 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, क्योंकि अगर वो ब्रीच होता है तो इसमें गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। हमें लग रहा है जिसमें जो शॉर्ट टर्म पुल बैक है वो 310 तक का मोमेंटम इसमें दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय BPCL में। अगर आज के सत्र की बात करी जाए तो पूरा का पूरा PSU स्पेस आज जोरदार हलचल दिखा रहा है। तमाम सरकारी शेयर में 5% तक की हमें तेजी तो ऑलरेडी देखने को मिल गई है। दरअसल कल विनिवेश विभाग ने सरकारी कंपनियों के लिए डिविडेंड, साथ ही साथ बोनस शेयर बायबैक और इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट के रूल्स में थोड़े से बदलाव किए हैं। कौन से हुए हैं अहम बदलाव, हमारे साथ बताने के लिए जुड़ रहे हैं लक्ष्मण राय जी। तो बताइए लक्ष्मण जी, क्या बदलाव हुए हैं जिसके बाद हमें PSU में ऐसी जोरदार रैली देखने को मिली है? दरअसल जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें डिविडेंड, शेयर बायबैक, शेयर स्प्लिट जैसे शर्तों में काफ़ी ज़्यादा ढील दी गई है। सबसे पहले बात करूं डिविडेंड को लेकर के, तो अब ये नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सरकारी कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड देना पड़ेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कम से कम 30% या फिर कंपनी के नेटवर्थ का 4%, जो भी ज़्यादा होगा वो बतौर डिविडेंड देना पड़ेगा। अब इसमें राहत ये दी गई है कि 30% वाली शर्त तो पहले भी थी, लेकिन नेटवर्थ का 5% था जिसको घटा करके 4% कर दिया गया है, यानी डिविडेंड थोड़ा सा कम देना पड़ सकता है। दूसरा, इसी में एक शर्त है कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो NBFC हैं, सरकारी NBFC, उनको और रियायत दी गई है। उनमें नेटवर्थ का जो 4% था उसको उस शर्त को हटा दिया गया है। उनको डिविडेंड देना पड़ेगा सिर्फ उनके मुनाफे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% सालाना। ये तो रही बात डिविडेंड की। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वह आपको शेयर बायबैक को लेकर के। इसमें यह कहा गया है कि जिस सरकारी कंपनी का मार्केट प्राइस यानी शेयर का मार्केट प्राइस जो है बुक वैल्यू से लगातार 6 महीने तक कम रहता है, तब उसे शेयर बायबैक करना पड़ेगा। और शेयर बायबैक के लिए 3000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ जरूरी है और ये 3000 करोड़ रुपए की शर्त पहले 2000 करोड़ रुपए थी, यानी यहां भी रियायत दी गई है सरकारी कंपनियों के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, शेयर बायबैक के लिए 1500 करोड़ रुपए का कैश जरूरी है और जो पहले 1000 करोड़ रुपए हुआ करते थे, तो यहां भी राहत दी गई है। इसी तरह से जो बोनस शेयर को लेकर शर्तों में बदलाव किया गया है, अगर कंपनियों के रिजर्व और कैश सरप्लस जो है वो पेडअप इक्विटी कैपिटल के 20 गुना के बराबर या इससे ज्यादा है तो उनको बोनस शेयर जारी करना पड़ेगा। अभी 20 गुना कर दिया गया है, पहले यह शर्त 10 गुना की थी, तो यहां भी एक राहत दी गई है। अगर कंपनी 6 महीने तक शेयर की कीमत फेस वैल्यू के 150 गुना से ज्यादा है
तो शेयर स्प्लिट करना होगा। पहले 150 गुना के बजाय सिर्फ 50 गुना की शर्त थी। एक और यहाँ पर रियायत दी गई है कि 2 शेयर स्प्लिट के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना जरूरी है। तो इन शर्तों के साथ सरकारी कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसका सीधा सा मतलब कहें तो सरकारी कंपनियों को अब डिविडेंड, शेयर बायबैक, बोनस शेयर की शर्तों में ढील दी गई है। यानी उनके पास ज्यादा कैश होगा, वो ज्यादा कैश होगा तो ज्यादा कैपेक्स में यानी विस्तार योजनाओं में खर्च कर सकेंगे। इसका मोटे तौर पर लबोलुआब ये कहा जा सकता है। थैंक यू लक्ष्मण जी इन जानकारियों के लिए, जिसके बाद हमें पीएसयू के अंदर डेफिनेटली एक जोरदार एक्शन तो देखने को मिला है। अब अगर आप अपना खुद का कारोबार या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर समय आपके लिए कोई नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और साथ ही साथ कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके हैं एंटरप्रेन्योर्स और साथ ही साथ वेंचर इन्वेस्टर्स आपको अपने एक्सपीरियंस के जरिए समझाएंगे कि कैसे भारत में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया को किस तरीके से एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जा सकता है, कैसे आप अपने बिजनेस को इन्वेस्टर्स, अपने पार्टनर्स को और साथ ही साथ इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बिजनेस के शुरुआती दिनों में आप अपनी पूंजी को कहां से लेके आए, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरीके से तैयारियां की जरूरत होती है। अब अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें और जुड़िए हमारे नए के साथ।